महाराष्ट्र में हिजाब पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। अभी बुर्के वाली मेयर पर सियासी घमासान थमा भी नहीं था कि असदुद्दीन ओवैसी ने हिजाब को लेकर नया बयान दिया। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, एक दिन हिजाब वाली महिला प्रधानमंत्री बनेगी। ओवैसी ने यह बयान दिया है। महाराष्ट्र के सोलापुर में प्रचार के दौरान यह बयान दिया असदुद्दीन ओवैसी ने, एक दिन बुर्के वाली महिला, हिजाब वाली महिला देश की प्रधानमंत्री बनेगी। महाराष्ट्र के सोलापुर में असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान से सियासी गलियारों में हलचल पैदा हो गई है। बाबा साहिब अंबेडकर का जो संविधान है वो ये कह सकता है कि कोई भी भारत का नागरिक वजीर आजम बन सकता है, सदर जमहूरिया बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, मेयर बन सकता है। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना, एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। उधर बुर्के की बात करने वाले असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी एआईएमआईएम को महाराष्ट्र के मंत्री नीतेश राणे ने करारा जवाब दिया है। नीतेश राणे ने कहा है कि मुंबई का मेयर हिंदू होगा, मराठी होगा, महायुति का ही होगा। अगर बुर्के वाली मेयर बनाना है तो पाकिस्तान जाकर बनाओ। नीतेश राणे ने कहा कि राष्ट्रवाद और हिंदुत्व से कोई समझौता नहीं होगा। एबीपी न्यूज से उन्होंने खास बातचीत की। तो आई लव जिहाद वाला आप बात करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने अमरावती में कहा कि जो डेटा है, जो आप लव जिहाद की बात करते हैं, वो डेटा संसद में लिया जाएगा या पहुंचाया जाएगा और तब दूध का दूध पानी का पानी होगा। आप ध्रुवीकरण करने के लिए सब बातें करते हैं। एमआईएम ये एक जिहादी, पीएफआई और आईएसआई और एमआईएम में कुछ फर्क नहीं है। मैं आपको बताता हूं, जिस तरीके से वो लोग ब्रेन वॉशिंग युवाओं को करते हैं और जिहाद की तरफ लेके आते हैं, एमआईएम वही है। आप विकास की बात करते हो, आप पोलराइजेशन की बात करते हो, लेकिन वो कहते हैं मराठी अस्मिता, मराठी व्यक्ति का अस्तित्व टिकाने की लड़ाई है। अगर वो नहीं आते हैं तो मुंबई महाराष्ट्र से अलग की जाएगी। मुंबई का जो पलायन कर चुका है और यहां से साफ होगा और मुंबई मराठी व्यक्ति की नहीं रहेगी। इस वजह से हमारा साथ दीजिए। ये बार बार वो इसी बात पे जनता के पास जा रहे हैं। गणेश जी, उनके लिए मराठी आदमी का मुद्दा ये हिंदुओं को बांटने के लिए, मराठी की शक्ति, मराठी मानुस, ये सारी की सारी चीज हिंदुओं को बांटने के लिए रखनी है ताकि हिंदुओं के मतों का मत बटे। उद्धव ठाकरे जब भी मुख्यमंत्री थे, जब भी महाराष्ट्र की इतिहास है, मुंबई की इतिहास में पहली बार एक मुस्लिम समाज का व्यक्ति मुंबई का पालक मंत्री बना था, गार्डियन मिनिस्टर बना था, असलम शेख। अगर कोई उत्तर भारतीय महापौर बनेगा, मेयर बनेगा, वो जब बात होती है, कोई हिंदू जब मेयर, तभी इनको बराबर इनको मिर्ची लग जाती है। फिर वही मिर्ची आप वारिस पठान को, हरे साहब को क्यों नहीं चुप बिठाते? आप क्यों नहीं बोलते कि बुर्के वाली कभी जिंदगी में इधर मेयर बनेगी नहीं? बुर्के वाली को तुमको मेयर बनाना है ना, इस्लामाबाद, पाकिस्तान और कराची में जाओ, उधर मेयर बनाते बैठो, कोई रोकेगा नहीं तुमको। इधर इनको हिंदुओं के वोट बांटना है और जिस तरीके से लोकसभा में वोट जिहाद हुआ गणेश जी, उसी तरीके से इनको मुंबई में भी करना है। उनका कहना है कि पहले दिए गए नोट या जो नोट बांटे गए उस वजह से जीत है, नोटा की वजह से नहीं। दूसरा वो ये भी कहते हैं कि सत्ता साथ में है, चुनाव आयोग को आप दबाते हैं। राज ठाकरे जी के जब भी 13 विधायक चुन के आए थे, वो भी ईवीएम पे ही चुन के आए थे ना, कि तभी बैलेट पेपर था। जब भी उद्धव जी के लोकसभा में इतने ज़्यादा सांसद चुन के आए, वो तो ईवीएम के ऊपर ही था। एक क्लियर एक एजेंडा चलाया जाता है। अगर हम चुनाव जीते तो निवडणूक आयोग के ऊपर कुछ प्रश्न चिन्ह नहीं। हमारे तरफ से अगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया तो डेमोक्रेसी खतरे में नहीं है। मगर अगर हम चुनाव हार रहे, हमारे ऊपर अगर लोगों का विश्वास कम हो रहा है तो फिर डेमोक्रेसी खतरे में। तो इसलिए उद्धव जी की कितनी क्रेडिबिलिटी है, उद्धव जी के शब्द कितने झूठे हैं या सच है, आने वाले 15 तारीख को समझ में आ जाएगा ना। आप यहाँ असदुद्दीन ओवैसी को इतनी चीजें बोलते हैं, आपकी पार्टी वहां पर हाथ मिलाकर सत्ता पे आना चाह रही है। हर एक पार्टी में ऐसे एक
ऐसे 2-4% के लोग होते हैं जो इस तरीके की पार्टी की बदनामी करते हैं। हिंदुत्व पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। उनको अगर का हमारे साथ आना भी होगा ना तो उनको हमारे साथ जय श्री राम बोलना पड़ेगा। कल शायद आपको असदुद्दीन ओवैसी जी, बजरंगबली जी की आरती बोलते हुए सुनेंगे, जय श्री राम बोलते हुए सुनेंगे। क्या गलत है? हम बिल्कुल ये नहीं चाहते कि हिंदू मुस्लिम ये विषय के ऊपर चुनाव लड़ा जाए, मगर सामने वाले लोगों से बुर्खा वाले ये मेयर बनेंगे ऐसा अगर स्टेटमेंट सामने आएगा ना तो हम भी जय श्री राम और आई लव महादेव ही बोलेंगे। देवेंद्र जी ने स्पष्ट कहा है मुंबई का मेयर ये मराठी होगा, हिंदू होगा और महायुति का ही होगा। मैं कोई कराची पाकिस्तान या कोई इस्लाम राष्ट्र में नहीं बात कर रहा हूं। जिस भूमि में रहता हूं वो एक हिंदू राष्ट्र है। यहाँ जो मेयर बैठेगा, जो नगर सेवक बैठेगा, वो बजरंगबली का भक्ति होना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणा बात कर रहे थे हमारे एडिटर वेस्ट से एबीपी न्यूज पर एक्सक्लूसिवली। उधर मुंबई का मेयर मराठी होगा या फिर कोई और, इसको लेकर सियासत जारी है लगातार। बीजेपी का प्रचार करने पहुंचे सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि मुंबई में शिवाजी के आदर्शों पर चलने वाला ही मेयर होगा। तो आप ये भी अब कह रहे हैं कि इतनी प्रचंड जीत मिलने वाली है महायुति को, तो ये भी बता दीजिए अगला मेयर कौन होगा। यहाँ तो कहा जा रहा है कि अगला मेयर न्यूयॉर्क की तर्ज पे जोहरान ममदानी जैसा हो सकता है, लंदन की तर्ज पर सादिक खान जैसा हो सकता है। तो क्या यहाँ ममदानी और खान मेयर बनेंगे? देखो, मुंबई का मेयर छत्रपति शिवाजी को मानने वाला, उस रास्ते को समझने वाला, गणपति बप्पा की भावना को लेकर के चलने वाला होगा। हमारे मुख्यमंत्री जी ने आज एक बात कही है, भूमि पुत्र होगा यहाँ का, और ये भूमि छत्रपति शिवाजी के वंशजों की है, उनको मानने वालों की है। इसमें कोई भी जो भी ऐसे लोग, देखो भैया, उनकी मनसा उनकी है, तुम सोच के रहो। तुम्हारा बस चले तो तुम तो पता नहीं वो जो भागोड़े गए हुए हैं यहां से भाग के उनको लाके बना दो, तुम्हारा क्या भरोसा। यहां का मेयर एक महायुति का होगा और हमारे छत्रपति शिवाजी का मानने वाला होगा। जरा सोचिएगा, मुंबई का मेयर हिंदू हो मुसलमान हो, उससे आपको खाना मिलेगा क्या? अस्पतालों में इलाज होगा, शिक्षा होगी। फिर भी देश की राजनीति ऐसी कि लोकसभा में भी हिंदू मुसलमान, बीएमसी चुनाव में भी हिंदू मुसलमान। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली की बात करता हूं और बड़ी खबर आपको तुर्कमान गेट पर जो कुछ हुआ था उससे जुड़ी बताते हैं। तुर्कमान गेट हिंसा मामले में कार्रवाई जारी है। पुलिस ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, तुर्कमान गेट पर जो हिंसा हुआ था उसको लेकर के बड़ी खबर, पुलिस ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अब तक कुल 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर, तुर्कमान गेट पर जब मस्जिद के इर्द गिर्द जो अतिक्रमण था उसको हटाने की कार्रवाई चल रही थी, तो जो उपद्रव हुआ था उसमें पुलिस की कार्रवाई जारी है। फिर से दोहरा दें, पुलिस ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब तक कुल 16 आरोपियों की गिरफ्तारी करी जा चुकी है। तो पुलिसिया कार्रवाई आगे बढ़ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर हम आपको फिर से बता दें, कुल 16 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 3 और आरोपियों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, तुर्कमान गेट पर इन लोगों ने, आरोप है इन पर, इन्हीं लोगों ने वो उपद्रव मचाया था उस दौरान जब भीड़ बेकाबू हुई थी, जब तुर्कमान गेट पर मौजूद मस्जिद के इर्द गिर्द जो अतिक्रमण था उसको हटाया जा रहा था आज से 3 रोज पहले। हम फिर से बड़ी खबर बता दें आपको, पुलिस ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने भीड़ को भड़काया था या वहां उपद्रव में खुद शामिल थे। अब तक कुल 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर, तुर्कमान गेट पर जो कुछ भी हुआ उसको लेकर के बड़ी कार्रवाई। अब अगली खबर आपको कानपुर से बताते हैं। कानपुर में गैंगरेप के आरोपी दरोगा पर इनाम घोषित किया गया है। फरार दरोगा अमित मौर्य पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है। आरोपी दरोगा की तलाश में जुटी हैं 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 टीमें। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो आरोपी दरोगा जो फरार है।
कानपुर का वो गैंग रेप मामला जिसके बारे में आप सभी लोग भली भांति जानते हैं। एबीपी न्यूज लगातार ये खबर आपको दिखा रहा था। आरोपी दरोगा पर अब इनाम घोषित किया गया है। फरार दरोगा अमित मौर्य, जिसका नाम 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है। आरोपी दरोगा की तलाश में पुलिस की 4 टीमें जुटी हुई हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस आरोपी दरोगा की जो फरार है। 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है इस आरोपी दरोगा को लेकर और 4 टीमें इसकी तलाश कर रही हैं। इसके माध्यम से पुलिस एक तरह से अपील करती है लोगों से कि इससे संबंधित जो भी जानकारी हो वो कानपुर में पुलिस को जल्द से जल्द दी जाए। हम फिर से दोहरा दें, बड़ी खबर, 4 टीमें इस दरोगा की खोज कर रही हैं। 50,000 का नाम अमित मौर्य, इस दरोगा का नाम जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इस पर 50,000 का इनाम घोषित कर दिया है। यह बहुत बड़ी खबर है। दरोगा खुद ही फरार है और उसको पकड़ने के लिए कानपुर की पुलिस की 4 टीमें लगी हुई हैं। 50,000 का इनाम घोषित कर दिया गया है। कानून की रक्षा करने वाला दरोगा वर्दीधारी खुद ही फरार है। यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसकी खोज लगातार जारी है। अब उस बड़ी बात की हम आपको खबर बताते हैं। जयपुर में जिस तरह से सफेद रंग की ऑडी ने लोगों को रौंदा, जयपुर में ऑडी कार का कहर देखने को मिला। इस खबर को हम आपको लगातार बता रहे हैं। ये देखिए, ये फुटेज, ये वीडियो जो जयपुर में दिखाता है कि किस तरह से तेज रफ्तार में बेकाबू इस कार ने लोगों को कुचला था। यहां पर तेज रफ्तार ऑडी कार ने भीड़ भाड़ वाले इलाके में जमकर तांडव मचाया। बेकाबू ऑडी कार ने सड़क किनारे लगे फूड स्टॉल्स में कैसे ये घुस जाती है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिससे वहां पर मौजूद कई लोगों को कुचल दिया इस कार ने। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है जबकि 15 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में वहां के लोगों ने, जो भी वहां पर मौजूद थे, अस्पतालों में पहुंचाया। घायलों का इलाज शहर के अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है इस वक्त। टक्कर मारने और कुचलने के बाद ऑडी कार पेड़ से टकराकर खुद ही पलट गई। बताया जा रहा है हादसे के वक्त कार में 4 लोग सवार थे। ड्राइवर समेत 3 लोग मौके से भाग निकले जबकि एक आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस मौके से ऑडी कार को पुलिस ने जब्त भी कर लिया है। घटना ने जयपुर में शराब के नशे में वाहन चलाने के खिलाफ चलाए जा रहे जयपुर पुलिस अभियान के दावों की पोल खोलकर रख दी है। इस घटना में हम आपको फिर से बता दें, एक व्यक्ति की जान चली गई, 15 लोग बुरी तरह से घायल है, 16 लोगों को कुचला गया। ऑडी कार तेज रफ्तार, देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से वहां पर और क्या हाल हुआ इस ऑडी कार का। ये देखिए तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कितनी तेज रफ्तार में थी, कैसे लोगों को कुचला और कार की क्या दुर्गति हुई। नशेड़ी ऑडी वाला 16 लोगों को कुचल डालता है। जयपुर में ऑडी का तांडव हम आपको दिखा रहे हैं, फूड स्टॉल्स पर टक्कर मार देता है। एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, 15 लोग बुरी तरह से जख्मी हैं, अस्पतालों में भर्ती कराए गए हैं जहां पर उनका इलाज चल रहा है। जयपुर में ऑडी कार ने रात में जिस खरबास सर्कल पर 16 लोगों को कुचला था, वहां आज सिर्फ और सिर्फ बर्बादी के निशान ही नजर आ रहे हैं। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये देखिए किस कदर वहां पर तांडव मचा जब इस ऑडी ने 16 लोगों को कुचल दिया। बिखरे पड़े सामान आपको साफ दिखाई दे रहे हैं। हादसे से पहले रोजाना यहां पर लोग चाय पीने और फास्ट फूड खाने के लिए जुटते थे, लेकिन आज यहां सन्नाटा पसरा हुआ है। अब आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट। अभी आपको दिखाएंगे मोहम्मद मोइन की खास रिपोर्ट वहां से, और लगातार मोइन वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं। वहां चश्मदीदों से भी उन्होंने बात की थी जिन्होंने बताया था पहले खुद ही कि किस तरह से तेज रफ्तार में नशे में इन लोगों ने कार चढ़ा दी थी वहां पर मौजूद मासूम लोगों पर। उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ देर में मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट भी दिखाएंगे। जयपुर में जिस सफेद ऑडी ने लोगों को कुचला, उसकी हालत देखिए। कोई भी इसको देख के समझ जाएगा कि कितनी तेज रफ्तार में गैर जिम्मेदारी के साथ ये लोग कार चला रहे थे। और मैं ये सवाल भी करना चाहूंगा कि आखिर जयपुर की पुलिस मौके पर मौजूद क्यों नहीं थी। देखिए मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट हम दिखाएंगे। चलिए हम आपको इस खबर के बारे में और जानकारी आगे देंगे। अब बात करते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल के बड़े बयान की। अजीत डोवाल ने बड़ा बयान दिया है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा हमारी सभ्यता को समाप्त कर दिया गया।
अजीत डोभाल ने आगे कहा, हमारे मंदिरों को लूटा गया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का बड़ा बयान, हम असहाय होकर उसे देखते रहे। हर युवक के अंदर एक आग होनी चाहिए। अजीत डोभाल का बड़ा बयान, हमें अपने इतिहास का प्रतिशोध लेना होगा। काफी बड़ा बयान है अजीत डोभाल की तरफ से। अपनी सभ्यता के आधार पर भारत को महान बनाएं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का बयान। हमने बाहर के लोगों पर आक्रमण नहीं किए, हम अपने ऊपर आने वाले खतरे को समझ ही नहीं सके, हमें इतिहास ने इसका सबक सिखाया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का बड़ा बयान। आगे कहते हैं, आने वाली पीढ़ियां उस सबक को भूली तो बड़ी त्रासदी होगी। हमारी सिविलाइजेशन को समाप्त किया गया, हमारे मंदिरों को लूटा गया और हम एक मूक दर्शक की तरह असहाय होकर इसको देखते रहे। यह इतिहास हमें एक चुनौती देता है कि ये उस भारत का आज हर युवक के अंदर वो आग होनी चाहिए कि मैं, प्रतिशोध शब्द अच्छा तो नहीं है, लेकिन प्रतिशोध भी अपने में एक बड़ी भारी शक्ति होती है। हमें अपने इतिहास का प्रतिशोध लेना है। हमने इस देश को फिर वहां पहुंचाना है जहां पर हम अपने हक, अपने विचार और अपनी आस्थाओं के आधार पर एक महान भारत का निर्माण कर सकें। हमारी एक बड़ी विकसित सभ्यता थी। हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े, हमने कहीं जाकर लूटा नहीं, हमने किसी बाहर के लोगों के ऊपर आक्रमण नहीं किया, जबकि सारी दुनिया बहुत पिछड़ी थी। परंतु क्योंकि हम अपनी सुरक्षा और हम अपने आप को समझ नहीं पाए कि हम को क्या खतरे हैं, हम उनके प्रति उदासीन रहे, तो हमें इतिहास ने एक सबक सिखाया। क्या हमने वो सबक सीखा? क्या उस सबक को हम याद रखेंगे? अगर आने वाली पीढ़ियां उस सबक को भूल जाएंगी तो ये इस देश का सबसे बड़ा ट्रेजेडी होगी। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको हम दे दें, पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है। पश्चिम बंगाल में ईडी के छापे से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में ममता सरकार ने कैविएट दाखिल कर ली है। ईडी की याचिका पर आदेश से पहले हमारा पक्ष भी सुना जाए, ये ममता सरकार की ओर से कहा गया है। छापा विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दे सकती है ईडी, और इससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट में टीएमसी की ओर से कैविएट दाखिल की गई है, ताकि जब इस पूरे ही मामले की सुनवाई हो अगर सुप्रीम कोर्ट में, तो टीएमसी का पक्ष भी सुना जाए, सरकार का पक्ष भी सुना जाए, और इसीलिए कैविएट दाखिल की गई है ममता सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में। ये बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल में जो भारी बवाल हुआ, आईपैक के दफ्तरों पर ईडी की छापेमारी का ये पूरा मामला है, जिसके बाद ममता बनर्जी सरकार पर ईडी पर हमलावर गए, और ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में ममता सरकार ने कैविएट दाखिल कर ली है। ईडी की याचिका पर आदेश से पहले हमारा पक्ष भी सुना जाए। अब निपुण सहगल इसी पर और जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे साथी निपुण। सुप्रीम कोर्ट में ईडी जा सकती है, दरवाजा खटखटा सकती है। सुप्रीम कोर्ट का जो हुआ है वहां पर बवाल पश्चिम बंगाल में, उसी मामले को लेकर, लेकिन उससे पहले टीएमसी की ओर से कैविएट दाखिल कर दी गई है। क्या डिटेल्स है? बिल्कुल, कैविएट दाखिल किया गया है, और क्योंकि कल से हम ये खबर चला रहे हैं कि पुख्ता जानकारी के आधार पर कि ईडी विचार कर रही है सुप्रीम कोर्ट मूव करने का, क्योंकि कलकत्ता हाई कोर्ट में सुनवाई अभी तक हो नहीं पाई है मामले की। ऐसे में अर्जेंसी दिखाते हुए ईडी सुप्रीम कोर्ट आना चाहती है, लेकिन राज्य सरकार ने उससे भी ज्यादा मुस्तैदी दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा पहले खटखटा दिया है कि अगर ईडी यहाँ पर आती है तो हमारा भी पक्ष सुना जाए, कोई एक तरफा आदेश न दिया जाए। ऐसे में ये देखना है कि ईडी कब तक मूव करती है, लेकिन संभवतः ये सुनवाई सोमवार को ही हो पाएगी अगर ईडी याचिका दाखिल करती है तो। ठीक है, शुक्रिया आपका निपुण इस पूरी जानकारी के लिए। सुप्रीम कोर्ट में अगर ये मामला जाता है, ईडी वहां पहुंचती है, तो ये सरकार की अपनी, राज्य सरकार की तैयारी है। वहां पर कैविएट दाखिल कर दी गई है टीएमसी के द्वारा। अब आपको सीधे प्रयागराज अब लिए चलते हैं। सीएम योगी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। जो शुभ मुहूर्त मिला था, सनातन धर्म की ध्वजा पताका को मंदिर पे आरोहण करने का,
उस समारोह में भी प्रधानमंत्री जी स्वयं भागीदार बने और उन्होंने दिखा दिया दुनिया को इच्छा शक्ति होनी चाहिए कार्य करने की। जो लोग आज भी आपको बांट रहे हैं, बहनों और भाइयों, ये आपके हितैषी नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते, कभी नहीं होंगे। ये वही लोग हैं जिनको सत्ता में रहने का अवसर प्राप्त हुआ था। जब सत्ता में थे तो स्वयं अपने परिवार के बारे में सोचते थे, उससे बाहर उनकी दृष्टि नहीं थी। आज तमाम प्रकार के नारे देंगे, स्लोगन देंगे, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। इनको जब भी मौका मिलेगा ये वही करेंगे जो उन्होंने पहले किया था। पहचान का संकट खड़ा करेंगे, अराजकता पैदा करेंगे, सनातन धर्म पर प्रहार करेंगे, दंगों की आड़ में फिर से हर एक व्यक्ति को झुलसाने का कार्य करेंगे। हमें इसे किसी भी स्थिति में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होने देनी चाहिए, किसी भी स्थिति में नहीं होने देनी चाहिए। और वह तब जब पूज्य संतों का सानिध्य है। हमारे जगत गुरु रामानंदाचार्य जी कह रहे थे ना अभी यहां पे, कह रहे थे सतवा बाबा ने सबको जोड़ दिया, सतवा बाबा ने अद्भुत काम कर दिया। भगवान रामानंदाचार्य की पावन जयंती और प्रयागराज में अद्भुत संजोग है। इस वर्ष पौष पूर्णिमा 3 जनवरी को ही पड़ गई थी, तो स्वाभाविक रूप से हमें इस आयोजन के साथ समय पे जुड़ने का अवसर प्राप्त हो गया। सभी को इस आयोजन के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो गया। सभी लोग यहां आ गए और हमने सतवा बाबा से भी कह रखा है, जगत गुरु रामानंदाचार्य जी से भी कह रखा है, सबको हमने कहा भी दारागंज में बातचीत करिए और उस परिवार जहां पे जिस परिवार में या जिस स्थल पर जगत गुरु रामानंदाचार्य जी का प्रकट हुआ था, जहां वो प्रकट वहां पे उस भूमि पर उनका स्मारक और उनका मंदिर बने, सरकार उसमें सहयोग करेगी। एक बार बातचीत करनी चाहिए।